और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। बताया ये जा रहा है कि बीएसएफ के जवान मेंटेनेंस का काम कर रहे थे और इसी दौरान उन पर गोलियां चलाई गई। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ते हुए गोलियां बरसाई है। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में फायरिंग पाकिस्तान रेंजर्स की तरफ से की गई है। बीएसएफ के जवान जो कि अपना काम कर रहे थे, उसी दौरान बीएसएफ के जवानों पर ये फायरिंग की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक कार रेस प्रतियोगिता में रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐसा खतरनाक हादसा हुआ कि देखने वालों की सांसें अटक गई। रेस के दौरान फर्राटे से दौड़ती एक कार ने अचानक आग पकड़ ली और उसके टायर के करीब से आग की लपटें निकलती दिखी। देखते ही देखते पूरी कार धुएं की फैक्ट्री बनी नजर आई। इतना धुआं कि वो कार में मौजूद ड्राइवर का दम ही घोंट डाले। हालांकि इस हादसे से पहले एक खिताब पाने के लिए बेताब दर्जनों गाड़ियां रेस ट्रैक पर हवा से बातें कर रही थी। सभी खिलाड़ी अपनी अपनी कार भगाने में लगे थे। किसी भी तरह एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी थी। लेकिन तभी कैमरे की नजर 4 नंबर की उस कार पर पड़ी जिसमें अचानक आग लग गई। आग ने कार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिए और धुआंधार दौड़ रही कार धुएं में ही छिप गई। रोमांचक रेस में हुए भयानक हादसे ने दर्शकों को लगभग हार्ट अटैक ही दे दिया। कार के अंदर धुआं ही धुआं था, पर राहत की बात रही कि रेसिंग ड्राइवर केविन हार्विक का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब वो कार से सही सलामत बाहर निकल गए तब सबकी जान में जान आई। इसके बाद तुरंत आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। हालांकि केविन हार्विक की जान तो बच गई, लेकिन टॉप 5 में चल रहे केविन 33वें नंबर पर जा गिरे और उन्हें बीच रेस में से निकलना पड़ा। इस बात का ठीकरा उन्होंने कार की खराबी पर फोड़ा और रेस के आयोजकों पर भड़क गए। बिहार के मुंगेर से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें आरजेडी के 2 गुट आपस में मारपीट करते दिखाई दिए। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरजेडी कार्यकर्ता एक दूसरे पर दनादन डंडे बरसाते नजर आए। सामने आए वीडियो में एक कमरे से कई लोग बाहर निकलते दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही वो बाहर आए पहले से डंडे के साथ इंतजार कर रहे आरजेडी के दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उन पर जोरदार हमला बोल दिया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक लड़ते रहे। कार्यकर्ताओं के आपस में भिड़ने का वीडियो सामने आने के बाद मुंगेर आरजेडी के जिलाध्यक्ष ने भी हैरानी जताई। जैसे हम सत्ता में आए हैं, मारामारी हो रहा है प्रखंड अध्यक्ष बनने के लिए। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त मारपीट हुई आरजेडी के नगर अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, लेकिन तभी दोनों गुट के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं मारपीट की घटना के बाद आरजेडी ने बिहार में हो रहे संगठन चुनाव को ही निरस्त कर दिया। इधर नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में जुट गए। दिल्ली दौरे पर पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इससे पहले नीतीश कुमार ने राजधानी में लेफ्ट दलों के नेताओं से भी मुलाकात की और मिलकर काम करने की बात कही। जबकि शाम को वो आईएनएलडी नेता ओम प्रकाश चौटाला से मिलने गुरुग्राम पहुंचे। तो हम लोग एक साथ हैं ना, इसलिए आ रहे हैं। बीजेपी ने बिहार के मुख्यमंत्री के दौरे पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि वो बिहार को बाढ़ में डूबता हुआ छोड़कर दिल्ली चले गए। मीडिया में बने रहने के लिए ये पॉलिटिकल पर्यटन पर निकले। देश के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। बेंगलुरु के कई इलाकों में बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। अब तक कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। बेंगलुरु इन दिनों कुदरत की नाराजगी झेल रहा है। आसमान से बरसी आफत ने सब कुछ डुबो दिया। हालात ऐसे हो गए जैसे सड़क पर दरिया उतर आया हो। मकान, मैदान सब पानी में डूब गए। यहाँ तक कि मैदान के बीच पानी की रफ्तार ऐसी जैसे नदी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हो। घरों में पानी घुस जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बाढ़ से आई बर्बादी के बीच प्रशासन ने लोगों को मदद पहुंचाई। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमों ने लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। अब तक 25 बच्चों और 2 बुजुर्गों समेत 62 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में बेंगलुरु में बारिश की आशंका जताई है। उधर सोनाली फोगाट हत्याकांड में गोवा पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब ये राज सामने आया कि आरोपी सुधीर सांगवान सोनाली को अपनी पत्नी बताता था। 2 दिन पहले यानी 4 सितंबर को गोवा पुलिस जांच के लिए दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम पहुंची थी।
जहां पुलिस के अधिकारियों ने उस फ्लैट की जांच की जिसे 1 जून को सुधीर सांगवान ने किराए पर लिया था। सेक्टर 102 में मौजूद गुड़गांव ग्रीन्स नाम की हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैट नंबर 901 सुधीर सांगवान का है। जांच के दौरान पुलिस को फ्लैट का रेंट एग्रीमेंट मिला जिसमें सुधीर ने सोनाली को अपनी पत्नी बताया था। इस बारे में जब न्यूज 18 की टीम ने हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष से बात की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सोनाली फोगाट को उन्होंने अपनी वाइफ बताया, ये चौंकाने वाली बात है। इसके बारे में आपको जानकारी थी? मीडिया में ये कई दिन से बात चल रही है, आपके पास में इस दस्तावेज को प्रमाणित तो मैं तो नहीं कर सकता। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि फ्लैट को किराए पर लेते वक्त सुधीर ने अपने नाम में सांगवान की जगह पाल लिखवाया था। लेकिन ये बात सामने नहीं आ सकी कि आखिर सुधीर सांगवान ने फ्लैट किराए पर लेने वाले दस्तावेज में अपना नाम क्यों बदला था। बताया गया कि गोवा पुलिस ने कई घंटों तक फ्लैट की जांच की और इस दौरान वहां से मोबाइल फोन, सोनाली फोगाट का पासपोर्ट, पैन कार्ड और आधार कार्ड समेत उनके गहने भी मिले। जिससे ये बात तो साफ थी कि सोनाली वहां रहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए गोवा पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज खंगालना मुनासिब नहीं समझा। जबकि बताया जा रहा है कि 22 अगस्त को गोवा जाने से पहले सुधीर और सोनाली यहां आए थे और कई घंटों तक फ्लैट में रुके भी थे। इतनी बड़ी मिस्ट्री है, उसको सुलझाने के लिए क्या गोवा पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज की भी मांग नहीं करनी चाहिए? जांच में ये बात भी सामने आई कि सोनाली और सुधीर अपनी कार से यहाँ पहुँचे थे और फिर टैक्सी लेकर एयरपोर्ट गए थे। जिस कार से दोनों आए थे वो कार अभी भी वहीं खड़ी है, जिसकी जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये गाड़ी किसके नाम पर है। इन सभी के बीच गोवा पुलिस की एक टीम हत्याकांड के सबूत तलाशने देर रात नोएडा भी पहुंची, क्योंकि ये जानकारी मिली थी कि नोएडा के सेक्टर 52 में मौजूद अरावली हाउसिंग सोसाइटी में भी सोनाली का एक फ्लैट है। बताया गया कि गोवा पुलिस रात करीब 8 बजे हाउसिंग सोसाइटी पहुंची, जहां के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक फ्लैट में उन्होंने छानबीन की। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें गोवा पुलिस के अधिकारी वहां पूछताछ और जांच करते दिखाई दिए। नोएडा सेक्टर 52 में अरावली अपार्टमेंट है, जो तस्वीरें आप दिखाई दे रहे हैं, इसका जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर पुलिस पहुंची थी क्योंकि सोनाली फोगाट का ये फ्लैट बताया जा रहा है। बताया गया कि गोवा पुलिस ने करीब 2.5 घंटे तक वहां हत्याकांड से जुड़े सबूतों की तलाश की। इस दौरान गोवा पुलिस ने फ्लैट में रहने वाले किराएदारों से भी बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि क्या वो सोनाली के संपर्क में थे। ये भी पता लगाया जा रहा है कि वो लोग फ्लैट के किराए का पैसा किसके अकाउंट में भेजते थे, सोनाली के या फिर सुधीर सांगवान के। उधर भारत ने लद्दाख में एलएसी के पास चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। बीआरओ ने चीन की घेराबंदी के लिए एलएसी से चंद कदमों की दूरी पर सड़क बना ली है और लद्दाख के लुकुंग में करीब 10 फीट की ऊंचाई पर तैयार की गई इस सड़क की मदद से सेना के लिए चीन की घुसपैठ पर नजर रखना आसान हो जाएगा। असल में ये इलाका सेना की तैनाती के लिए बेहद दुर्गम माना जाता है क्योंकि सर्दियों में यहाँ तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे चला जाता है। लेकिन बीआरओ ने अब इस इलाके में करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क बना ली है, जिसकी मदद से खून जमा देने वाली ठंड में भी चीन की कोई भी हरकत भारत की नजर से बच नहीं पाएगी और जरूरत पड़ने पर एलएसी तक हथियार और दूसरे जरूरी सामान पहुंचाने में भी आसानी होगी। साथ ही सड़क बनने से इस इलाके में मौजूद 3 गांवों की सुरक्षा भी मजबूत हो गई है। मतलब ये कि एक और इस सड़क के बनने से एलएसी पर भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के लिए यह सड़क टेंशन बढ़ाने वाली साबित हो सकती है, क्योंकि चीन पर नजर रखने के मकसद से बीआरओ की योजना इस सड़क की लंबाई को और बढ़ाने की है। खबर है कि इसकी लंबाई 20 किलोमीटर से बढ़कर 75 किलोमीटर की जाएगी, जिसके बाद एलएसी पर चीन की सेना तो क्या, भारतीय सेना से आंख चुराकर परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं, क्योंकि सीमा की निगरानी के लिए वहां चप्पे चप्पे पर सैनिक मौजूद रहेंगे। असल में गलवान हिंसा के बाद चीन छटपटा रहा है, वो भारत को उकसाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। कभी एलएसी के पास अपना लड़ाकू विमान भेजकर तो कभी मिलिट्री ड्रिल कर वो भारत को तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और उस वक्त तो हदें सारी पार हो गई जब खबर सामने आई कि चीन ने एलएसी के पास एक और हाईवे बनाने की प्लानिंग की है। लेकिन भारत ने भी उसी की भाषा में करारा जवाब देने की ठान ली और चीन की सड़क वाली चाल का जवाब सड़क से ही दे दिया। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में चीन की सीमा के पास वाले इलाकों में भारत ने 2088 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया, जिसके लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई। इसके अलावा एलएसी के पास तनाव के बीच लद्दाख में पुलों और सुरंगों समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर फोकस किया जा रहा है। यानी एलएसी पर अब चीन की हर चाल का जवाब बिना वक्त गवाए दिया जाएगा।